लाइव किया जी है? कब 2 दिन बाद हो जाएगा? 5:30 बजे लाइव कर दो, ठीक है? लाइव कर दिया करो 5:30 बजे। आए हमने आए उससे कोई मतलब नहीं, समझा? 5:30 बज गया तो आइए जाएंगे 1 से 2 मिनट में। क्या हाल चाल है? ठीक है। संभवतः बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में बता रहे थे, ऐसा ही ना है? हाँ। कॉपी तो बड़ा अच्छा बना रहा है, इसको रिवीजन और करता है कि ऐसे ठूसनम भोजनम भैसम निंद्रम हो रहा है, हो रहा है इन सब। खड़ा हो जाइए। द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी रचना है? द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी रचना है? लाइफ डिवाइन है? सावित्री। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर। नहीं, ये अल्पहारी है, अल्पाहारी है। साम निंद्रा काक चेष्टा बको ध्यानम। हाँ ठीक है, गृह त्यागी। हाँ ठीक है, विद्यार्थी वाला गुण है, जवाब दे रहा है तो ठीक। चलिए, तो समझते हैं चीजों को। देखिए, हम लोग बंगाल के विभाजन को समझ रहे थे, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन जो हुआ है, बंगाल विभाजन जो हुआ है उसके पीछे रीजन क्या था, इसको आप समझिए। बंगाल विभाजन के तहत भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेज कमजोर करना चाहता था। बंगाल विभाजन के तहत भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को अंग्रेज कमजोर करना चाहता था। दूसरा, बंगाल विभाजन के जरिए कांग्रेस को कमजोर करना चाहता था। तीसरा, जो बंगाल का विभाजन हुआ है वह सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ है। पिछले सेशन में हम आपको बताए हैं, अंग्रेजों ने घोषणा यह किया था कि बंगाल का विभाजन होगा प्रशासनिक आधार पर, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया सांप्रदायिक आधार पर, मतलब धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर किया। तो बंगाल विभाजन के जरिए संप्रदायवाद को बढ़ावा देना चाहता था अंग्रेज। बंगाल विभाजन के जरिए संप्रदायवाद को अंग्रेज बढ़ावा देना चाहता था, संप्रदायवाद को अंग्रेज बढ़ावा देना चाहता था। मतलब हिंदू मुस्लिम कट्टरता को बढ़ावा देना चाहता था। इससे भी सरल मतलब
हिंदू को मुसलमानों से लड़ाना चाहता था और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना चाहता था। संप्रदायवाद का मतलब यही होता है। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना चाहता था अंग्रेज। तो जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन जो अंग्रेजों ने किया, एक रीजन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, दूसरा कांग्रेस को कमजोर करना, तीसरा मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, ये सब बंगाल। इतना चाय मत लाया कीजिए, मर जाएंगे महाराज हम सवेरे। इतना लाया कीजिए, यानी 2 से 3 घोंट हो, ज्यादा नहीं, समझे। चाय और कोनो बढ़िया बात ना है। आप भरम में मत रहिए कि चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक की सब बढ़िया चीज है, एकदम न। चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफी सब एकदम बढ़िया चीज ना है, ठीक है। नीचे से लिखिए, लिखिए नीचे से, इसी पॉइंट को लिखिए। चाय ठीक है, लेकिन ये लोग जाता है बोलता तुरंत दीजिए, थोड़ा सा ये और आग पे पकता, बाद बाकी सब ठीक। लिखिए, बंगाल विभाजन, नीचे से लिखिए, जहां तक लिखे हमको पता है, हम यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पिछले क्लास में तो पढ़ाए हैं, याद है कहां तक बताएं। बंगाल विभाजन करने के पीछे, बंगाल विभाजन करने के पीछे, बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों के निम्न लक्ष्य थे। बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों के निम्न लक्ष्य थे। बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों के निम्न लक्ष्य थे। 1 नंबर में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। 1 नंबर में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। 2 नंबर में कांग्रेस को कमजोर करना। कांग्रेस को कमजोर करना। 3 नंबर में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। 3 नंबर में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। तीन नंबर में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। 3 नंबर में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। 3 नंबर में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। संप्रदायवाद को बढ़ावा देना हो गया। अब सुनिए गुरुजी लोग, अब आगे आइए। ये समझाए थे, लिखा दिए, अब सुनिए। देखिए, सामान्य तौर पर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवस में सामान्य तौर पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। तो लास्ट सेशन में हम आपको बताए थे कि बंगाल विभाजन के खिलाफ
स्वदेशी आंदोलन हुए थे, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए थे। और बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 से हुई है। 7 अगस्त 1905 से हुई है। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने अपने 1905 के बनारस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। यानी बंगाल विभाजन को लेकर जो स्वदेशी आंदोलन हुए हैं, उस स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित 1905 के अपने बनारस अधिवेशन में किया और फिर काफी जोर शोर से स्वदेशी आंदोलन चलने लगे। और स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत होने वाला प्रथम आंदोलन था, जिसका प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला है। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मद्रास, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात, लगभग पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार देखने को मिला है। स्वदेशी आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। लेकिन कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे वह यह चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो। तो आप समझिएगा, स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे। वहीं कांग्रेस के उग्रवादी नेता यह चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो। और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में हुआ। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया है। जैसे अगर आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन को पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। मुंबई और पुणे के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व प्रदान किया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व प्रदान किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, आनंद चार्लू ने, सुब्रमण्यम अय्यर ने, इन सभी लोगों ने मद्रास के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। और जो स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे थे, इस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर जोर देने को लेकर के बातें कही गई थी। मतलब स्वदेशी आंदोलन में यह लक्ष्य रखा गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जाएगा। पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। और कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्रिका था संजीवनी,
कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया और स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन हुआ जिसमें महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम की। स्वदेशी आंदोलन में महिला बढ़ चढ़कर मतलब एक्का दुक्का महिला नहीं, जैसे 1857 की क्रांति है उसमें तो एक्का दुक्का महिला पार्टिसिपेट हुई थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में बड़े स्तर पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम की थी। बड़े स्तर पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी स्वदेशी आंदोलन में सुनिश्चित की थी। लेकिन ध्यान रहे, इस आंदोलन से मुस्लिम वर्ग के लोग वंचित रहे थे, किसान वर्ग के लोग वंचित रहे थे। मतलब इस आंदोलन में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस आंदोलन में किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब आपको स्वदेशी अपनाने पर बल दिया जा रहा था तो भारतीय युवाओं ने अंग्रेजी शिक्षा का भी बहिष्कार किया और फिर स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अमार सोनार बांग्ला नामक गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वह गीत भी बंगाल की सड़कों पर स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाए जा रहे थे। और अमार सोमार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। 1971 में बांग्लादेश बना, उसका राष्ट्रीय गान अमार सोमार बांग्ला ही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही यह लिखे गए थे। और जो स्वदेशी आंदोलन है कहीं ना कहीं स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि किया, स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि किया। और फिर धीरे धीरे जब कोई आंदोलन लंबा खींचता है तो धीरे धीरे आंदोलन नीरस होने लगता है। स्वदेशी आंदोलन लंबा खींच रहे थे जिस वजह से स्वदेशी आंदोलन नीरस होने लगा। और स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियों को निर्धारित कांग्रेस का अध्यक्ष किया करता था। कांग्रेस का अध्यक्ष तय करता था कि स्वदेशी आंदोलन का रूपरेखा कैसा होगा। और इसी वजह से 1905 ईस्वी के बाद लगातार इस बात को लेकर विवाद खड़ा होना शुरू हो गया कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, उग्रवादी दल का नेता बनेगा या उदारवादी दल का नेता बनेगा। जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वह स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा को निर्धारित करता। और इसी वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। और फिर 1907 में कांग्रेस में सूरत में फूट पड़ गई। कांग्रेस स्पष्ट तौर पर दो भाग उग्रवादी और उदारवादी में बट गया। और जब कांग्रेस दो भागों में बट गया तो इससे आंदोलन कमजोर हुआ। और स्वदेशी आंदोलन कमजोर ना पड़े इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था।
ताकि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त रह सके, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्राप्त रह सके, समर्थन एकजुट किया जा सके स्वदेशी आंदोलन को लेकर। इसीलिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। स्वदेशी आंदोलन काफी लंबे समय तक चला और स्वदेशी आंदोलन के दौरान विशेष तौर पर बिहार के जो कांग्रेसी नेता था उसका मांग यही था, बंगाल विभाजन को रद्द करके बंगाल का पुनर्विभाजन किया जाए और बंगाल का पुनर्विभाजन करके बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार का गठन किया जाए। यह बिहार के कांग्रेसी नेताओं का मांग था और इस प्रकार की मांग सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही सर्वप्रथम इस प्रकार की मांग किया था कि बंगाल का विभाजन करके एक नया प्रांत बिहार का गठन किया जाए। और उन्हीं के मांग के तहत आगे चलकर बंगाल विभाजन रद्द हुए, बंगाल पुनर्गठित हुए और बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ और एक नया प्रांत बिहार बना। यही वजह है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। देखिए आगे चलकर हुआ क्या, तो आगे चलकर हुआ ये कि वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब भारत भ्रमण पर आए तो उन लोगों का भारत के अलग अलग भूभागों में विरोध किया गया। और जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध किया गया तो पता किए कि विरोध का कारण क्या है। तो पता यह चला कि अंग्रेजों ने भारतीयों को यह कहा था कि बंगाल का विभाजन करेंगे प्रशासनिक आधार पर, लेकिन बंगाल का विभाजन कर दिया सांप्रदायिक आधार पर। इस बात से भारत के लोग नाराज हैं। इसी वजह से भारत के लोग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध कर रहा है। तो जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के विरोध का पता उन्हें चल गया और फिर दिसंबर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिसंबर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इससे पहले दो अन्य दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लिटन के समय, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 कर्जन के समय और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार में ही जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने तृतीय दिल्ली दरबार में किया और उस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द हो गए। बंगाल विभाजन रद्द हो गए और बंगाल को पुनर्गठित कर दिया गया। और बंगाल को पुनर्गठित करते हुए बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ, फिर से विभाजन हुआ। और जब बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ तो भारतीयों की जो मांग थी कि उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक अलग प्रांत बिहार बनाया जाए, भारतीयों की मांग को ध्यान में रखते हुए जब बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ तो बंगाल को पुनर्विभाजित करते हुए भारतीयों के मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रांत के गठन करने की घोषणा की गई और 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ। और उस समय के बिहार में बिहार, झारखंड, ओडिशा तीनों हुआ करता था। 22 मार्च 1912 को जो बिहार गठित हुआ था उस बिहार में बिहार, झारखंड, ओडिशा ये तीनों हुआ करता था। और 22 मार्च 1912 को बिहार गठित हुआ है। यही वजह है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप
स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए प्रारंभ किया गया था। भले लंबा समय लगा, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हुआ और भारतीयों की जो मांग थी, भारतीयों की वह मांग भी पूरा हुआ। मतलब स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन अपने आप में एक सफल आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन अपने आप में एक सफल आंदोलन है। जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पटना आए हैं, तैयारी किए, एग्जाम दिए, सरकारी नौकरी लग गया, मतलब आपका पटना आना सफल हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पटना आना सफल नहीं हुआ, आपका पटना आना सफल नहीं हुआ। समझ गए? तो स्वदेशी आंदोलन कहीं ना कहीं अपने आप में एक सफल आंदोलन है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक ब्रिटिश पत्रकार हेनरी वुड नेविंसन पूरे भारत की यात्रा किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हेनरी वुड नेविंसन नामक अंग्रेज पूरे भारतवर्ष का यात्रा किया और भारत यात्रा के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो वर्ष 1908 में प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक का नाम है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया उस पुस्तक का नाम है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक। भले कुछ भी कहा, मतलब उससे नहीं है। भले लंबा समय लगा, मतलब उससे भी नहीं है। मतलब इस बात से है स्वदेशी आंदोलन सफल रहा। आप पटना में क्या करते हैं, इससे आपके समाज को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इससे आपके समाज को बहुत मतलब है। आप अगर सफल हो गए, आप लफुआ भी हैं, तो समाज अच्छा ही कहेगा, और अगर आप सफल नहीं हुए, अच्छे भी हैं, तो समाज आपको लफुआ ही कहेगा। समझे? तो मेन है उद्देश्य की पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति। समझे बात को? तो अब इसको लिखिए। चौथा पॉइंट नहीं लिखना है, चौथा पॉइंट हटाइए। हाँ, काट दीजिए ना उसको। ओ अच्छा ठीक। लिखिए गुरुजी लोग। समझ में आया हो? आए? आ गया ना? लिखिए। कांग्रेस ने कांग्रेस ने 1905 के कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर स्वदेशी आंदोलन को समर्थन स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट। कृष्ण कुमार मित्र ने
अपनी पत्रिका कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में पहली बार आपका लिखने का तरीका बड़ी शानदार है, ठीक, आप लिखते सही हैं, समझे, ऐसे यूपीएससी में लिखा जाता है। और आप यूपीएससी के टॉपर सब का कॉपी देखिएगा, वायरल होता है, इसी प्रकार से लिखता है वो, समझे। कहाँ से सीखे हैं आप, कहाँ से आया है आप में ये कला? सही में अच्छा है, इनके लिखने का टेक्निक बहुत अच्छा है, समझे, बड़ी फ्रेश है, स्पष्ट है, कोई भी देख करके जो है ना आराम से पढ़ के समझ सकता है चीज़ों को, ठीक है। मतलब अशुद्धि भी कम है, एक ये भी है, अशुद्धि भी कम है। सबका अच्छा थोड़े होगा, वो आपके कहने से अपना दही को कोई खट्टा कहता है? कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। कांग्रेस के नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। ऐसे इसको पैराग्राफ में लिखा देंगे ना तो याद नहीं होगा, और हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहता था।
सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहता था। सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहता था, लेकिन उग्रवादी विचारधारा के नेता, उग्रवादी विचारधारा के नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहता था। पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहता था और स्वदेशी आंदोलन संभवतः प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन संभवतः प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने मुंबई के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक, मुंबई के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली के क्षेत्र में सैयद हैदर रजा, 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 बंगाल के क्षेत्र में बिपिन चंद्र पाल,
बंगाल के क्षेत्र में बिपिन चंद्र पाल, पाल। और मद्रास के क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। और मद्रास के क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्ले ने किया, बोर्ड पे लिख रहे हैं हम। मद्रास के क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। फुल स्टॉप। स्वदेशी आंदोलन में, नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन में व्यापक स्तर पर स्वदेशी आंदोलन में व्यापक स्तर पर स्वदेशी आंदोलन में व्यापक स्तर पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। स्वदेशी आंदोलन में व्यापक स्तर पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन से किसान और मुस्लिम वर्ग के लोग स्वदेशी आंदोलन से किसान और मुस्लिम वर्ग के लोग स्वदेशी आंदोलन से किसान और मुस्लिम वर्ग के लोग वंचित रहे। स्वदेशी आंदोलन से किसान और मुस्लिम वर्ग के लोग वंचित रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान समर्थन जुटाने स्वदेशी आंदोलन के दौरान समर्थन जुटाने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने
स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बाद बंगाल में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति था। प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति था। जो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा शुरू किया गया था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हेनरी वुड नेविंसन नामक अंग्रेज
स्वदेशी आंदोलन के दौरान हेनरी वुड नेविल्सन नामक अंग्रेज पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और उन्होंने 1908 ईस्वी में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया और उन्होंने 1908 ईस्वी में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, यहां लिखा हुआ है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोमार बांग्ला, इस आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किया। अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना किया, जो आगे चलकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। जो आगे चलकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। नोट देकर लिखिएगा, संभवतः रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे साहित्यकार है जिनकी रचना
दो अलग अलग देशों का जिनकी रचना दो अलग अलग देशों का राष्ट्रगान बना है। एगो भारत, दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। दिल्ली दरबार, हेडिंग मारिए तृतीय दिल्ली दरबार, हेडिंग मारिए तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार। डैश देकर इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में हुआ। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस दिल्ली दरबार में ही, उसी में लिखिएगा, इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस दिल्ली दरबार में ही 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 बंगाल विभाजन को रद्द करने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। फुल स्टॉप। इस घोषणा के तहत ही इस घोषणा के तहत ही
बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए, इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए बंगाल को पुनर्गठित कर दिया गया। बंगाल को पुनर्गठित कर दिया गया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के कांग्रेसी नेता बिहार के कांग्रेसी नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार के कांग्रेसी नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने यह मांग किया था कि बंगाल को विभाजित कर बंगाल को विभाजित कर बिहार प्रांत का गठन किया जाए। बिहार प्रांत का गठन किया जाए। फुल स्टॉप। उन्हीं के मांग को ध्यान में रखते हुए तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि बंगाल का पुनर्विभाजन करते हुए 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 बिहार प्रांत का गठन बंगाल का पुनर्विभाजन करते हुए बिहार प्रांत का गठन बंगाल का पुनर्विभाजन करते हुए बिहार प्रांत का गठन किया जाएगा।
इसी घोषणा के तहत बंगाल से पृथक होकर इसी घोषणा के तहत बंगाल से पृथक होकर इसी घोषणा के तहत बंगाल से पृथक होकर 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया। बिहार प्रांत का गठन किया गया। बिहार प्रांत का गठन किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फुल स्टॉप। सच्चिदानंद सिन्हा को उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। और ये जो तृतीय दिल्ली दरबार है, तृतीय दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो समझिएगा, तृतीय दिल्ली दरबार में तो यह घोषणा किया ही गया, बंगाल प्रांत का जो विभाजन हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा। बंगाल प्रांत के विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल को पुनर्गठित किया गया, बंगाल को पुनर्विभाजित किया गया और बिहार बना। इसके अलावे तृतीय दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो तृतीय दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा। देखिए, भारत की राजधानी कई वर्षों तक कोलकाता रही है और कहा जाता है कि वर्ष 1774 से 1911 ईस्वी तक, वर्ष 1774 से 1911 ईस्वी तक अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, और कोलकाता से हटाकर भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में किया गया। और इसी घोषणा के तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनी, जो अब तक बनी हुई है। और भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को, भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी। भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी और तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली बनी हुई है। और देखिए, जो शासक वर्ग के लोग होते हैं वो राजधानी नगर में रहते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा के हैं लेकिन रहते हैं राजधानी पटना में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं लेकिन रहते हैं दिल्ली में। तो शासक वर्ग के लोग सामान्यतः राजधानी नगर में रहते हैं।
तो जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी तो वायसराय कोलकाता में रहा करता था, लेकिन जब राजधानी दिल्ली बन गई तो अब वायसराय दिल्ली में रहने लगे। तो अब आप देखिएगा, जब भारत की राजधानी दिल्ली बन गई तो उस समय वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय, वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। और जब बिहार बंगाल से पृथक होकर बंगाल से पृथक होकर बिहार बना था तो उस समय में भी वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। ये चैप्टर तो हम आपको पढ़ाए हैं हो। हार्डिंग द्वितीय का कालखंड 1910 से 1916 है। हार्डिंग द्वितीय वायसराय के पद पर 1910 से 1916 तक रहे हैं। 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार हुआ है, तो उस समय वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी है, तो उस समय में भी वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। अब हार्डिंग द्वितीय पहले तो कोलकाता में था, राजधानी दिल्ली हो गया, तो हार्डिंग द्वितीय जो है अपना बोरा बिस्तर समेटकर दिल्ली चला गया। और कहा जाता है कि जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अपना बोरा बिस्तर समेटकर कोलकाता से दिल्ली जा रहा था, जब हार्डिंग द्वितीय वायसराय हार्डिंग द्वितीय अपना बोरा बिस्तर समेटकर कोलकाता से दिल्ली जा रहा था, तो दिल्ली में जब वो प्रवेश करने वाला था ना, तो उन पर बम फेंका गया। हार्डिंग द्वितीय पर बम किसने फेंका? तो हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका भारत के क्रांतिकारियों ने। भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजों को डराना चाहता था। वायसराय का पद सबसे ऊंचा पद था और उसी पर बम फेंक दिया गया, मतलब वही सुरक्षित नहीं है, तो अन्य ब्रिटिशर्स, अन्य अंग्रेज कहां से सुरक्षित है? और जब ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के मन में एक भय बैठ जाएगा, एक डर बैठ जाएगा, तो अंग्रेज भारत छोड़ने लगेगा। यह मनसा था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। जो हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया है, उसके पीछे यही मनसा था, अंग्रेजों को डराना। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका, उस बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच गए, लेकिन उस बम कांड को लेकर भारत के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमा को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और अगर आप दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत 4 भारतीय को फांसी की सजा दी गई थी। 4 भारतीय को फांसी की सजा दी गई थी दिल्ली षड्यंत्र केस में। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, मास्टर अमीरचंद और बसंत बिस्वास, ये 4 भारतीय क्रांतिकारियों को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। जबकि दिल्ली बम कांड में तो हार्डिंग द्वितीय बच गया था, उसको तो कुछ हुआ नहीं। और वायसराय हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस बनाया था। रास बिहारी बोस हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाया था। और जब दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस का नाम आने लगा, भारत छोड़कर जापान चले गए। भारत छोड़कर कहां चले गए? जापान। और जापान और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे का धूर विरोधी था। जैसे भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे का धूर विरोधी है, फ्रांस ब्रिटेन दोनों एक दूसरे का धूर विरोधी है, वैसे ही ब्रिटेन का धूर विरोधी हुआ करता था जापान। तो जापान चले गया और जापान से देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करते रहे। ऐसा नहीं कि जापान चले गए हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, नहीं, जब तक जीवित रहे रास बिहारी बोस तब तक देश की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे, विदेशी सरजमी पर बैठकर भी। समझ गए? लिखिए, लिखिएगा। तृतीय दिल्ली दरबार
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तृतीय दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार में ही तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह भी घोषणा किया गया कि तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह भी घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया जाएगा इसी घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का गठन और भारत की राजधानी दिल्ली बनने के समय भारत की राजधानी दिल्ली बनने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1774 से 1911 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट, 1774 से 1911 ईस्वी तक 1774 से 1911 ईस्वी तक 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी सत्रह सौ चौहत्तर से 1911 ईस्वी तक 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता रही है। नेक्स्ट पॉइंट,
प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में 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 लॉर्ड लिटन के समय लॉर्ड लिटन के समय लॉर्ड लिटन के समय और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी के समय 1903 ईस्वी में और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है। और जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे ना तो वहां पर दिल्ली षड्यंत्र केस बताएंगे और लिखाएंगे, यहां पर दिल्ली षड्यंत्र केस नहीं लिखाएंगे। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जब हम लोग अभी भी पढ़ा जा सकता है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हाँ अभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम असहयोग आंदोलन पढ़ाने के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाते हैं। तो असहयोग आंदोलन पढ़ाने के बाद जब हम आपको क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसके बाद जो है इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, तो अब गुरुजी लोग जितना समझाए हैं लिखाए हैं, पढ़िए फटाक से पढ़िए जल्दी है। अच्छा ठीक, हाँ बोलिए। है पढ़ लिए, जो पढ़ रहा है पढ़िए रहा, जो नहीं पढ़ रहा है बोल रहा हाँ बारे बहादुर सब। पढ़िए जल्दी।
दीजिए। है आइए, है हीरो सब याद कीजिए। बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों के निम्न लक्ष्य थे। पहला, दूसरा, तीसरा। बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों के निम्न लक्ष्य थे। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया? 1905 के। संजीवनी किसकी पत्रिका है? कृष्ण कुमार मित्र। संजीवनी किसकी पत्रिका है? संजीवनी किसकी पत्रिका है? और संजीवनी में किस पत्रिका में पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया? किसमें बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया? कांग्रेस के कौन से विचारधारा के लोग स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते? उदार। कौन इसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में कर? उग्रवादी ना। और इसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ है ना। पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंजाब के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में, दिल्ली में, दिल्ली में, बंगाल में, बंगाल में, मद्रास में, मद्रास में। व्यापक स्तर पर महिलाओं ने सर्वप्रथम अपनी भागीदारी किस आंदोलन में सुनिश्चित की? किस आंदोलन में? किस किस वर्ग के लोग स्वदेशी आंदोलन से वंचित रहे थे? किसान। और किस किस वर्ग के लोग स्वदेशी आंदोलन से वंचित, स्वदेशी आंदोलन से किस किस वर्ग के लोग वंचित रहे थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया? किसने किया? स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बाद बंगाल में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बाद बंगाल में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस अंग्रेज ने पूरे भारतवर्ष का यात्रा किया? हेनरी वुड। हेनरी वुड। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस अंग्रेज ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया? हेनरी वुड। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया किसकी रचना है? हेनरी वुड। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन गीत की रचना किया? आमार सोनार। किसके द्वारा रचित गीत दो देशों का राष्ट्रगान है? तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटेन के किस सम्राट के स्वागत में हुआ था? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटेन के किस सम्राट के सम्मान में हुआ था? इस समय भारत के वायसराय कौन थे? किस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? तृतीय दिल्ली। बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1900। 22 मार्च 1900। बंगाल का विभाजन कर बिहार का गठन कब हुआ है? बिहार दिवस कब मनाया जाता? आधुनिक बिहार का जनक। भारत की राजधानी कोलकाता से हटकर दिल्ली बनाने की घोषणा किस दिल्ली दरबार में की गई? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? 1 अप्रैल 1900। बिहार के गठन और भारत की राजधानी दिल्ली बनने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। भारत की राजधानी कोलकाता कब से कब तक रही? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है? किसके समय? द्वितीय का आयोजन कब हुआ है?
किसके समय? लॉर्ड। क्लियर है? चलिए ठीक है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग निकलिए तो।